नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन परिहार आप सभी का स्वागत करता हूं परिहार पाठशाला की इस नई क्लास में। आज हम देखेंगे कि जेकेएसएसबी द्वारा कंडक्ट किया गया पेपर, जो 13/7 को पेपर हुआ है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल्स का, उसमें देखेंगे कि हम कंप्यूटर सेक्शन में जो क्वेश्चन पेपर आ रखे थे वो किस प्रकार के क्वेश्चन है दोस्तों। इतना मैं आपको बता दूं दोस्तों, पेपर को देखने के बाद मुझे लगा ये सारे क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट 90 to 95% जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों, इनफैक्ट 95 to 100% क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्टली जो है वो नोट से आ रखे हैं। कौन से नोट्स, अभी तो बोलोगे आप अभी आपने पढ़ाना शुरू किया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, 2020 से पहले 2020 से पहले पहले मैं टीचिंग का काम करता था। जैसे मैंने आपको बोला 2016 से 20 मैंने टीचिंग की है, और इस टाइम पे मैं क्वांट रीजनिंग और स्टैटिक जी के और कंप्यूटर्स पढ़ाता था दोस्तों। 2019 की कुछ क्लासेस आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी कंप्यूटर्स की दोस्तों। उस टाइम पे जो मैंने कंप्यूटर पढ़ाया था दोस्तों, डायरेक्ट उन्हीं नोट से आपके 99 to 100% क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी आ रखे हैं। आपके प्रूफ के लिए मैंने उन नोट्स के फोटोग्राफ भी एज ए स्क्रीनशॉट जो है वो क्वेश्चन के साथ में अटैच किए हैं, ताकि आपको यकीन हो जाए कि हाँ डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर से आ रहे हैं, डायरेक्टली जो है वो आपके नोट से आ रहे हैं। कहने का ये मतलब है कि अगर आप कंप्यूटर मेरे से पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल राइट जगह पे हैं। आपको बस चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको जितना पढ़ाया जाता है आप उसको बार बार रिवाइज कीजिए, और पेपर में क्वेश्चन जो है वो आराम से हो सकते हैं। चलिए देखते हैं, क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से हैं। क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये सीरीज डी है दोस्तों, सीरीज डी, ठीक है। आप जाके पेपर चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, a distributed network configuration in which all data information pass through a central computer। ये कह रहा है दोस्तों कि ऐसी कौन सी ये कंसेप्ट बेसिकली नेटवर्क टोपोलॉजीज का है दोस्तों। नेक्स्ट नेटवर्क टोपोलॉजीज का है। अब मोस्टली टीचर जो है वो आप सोचो 2019-20 में मोस्टली जो टीचर्स थे वो नेटवर्क टोपोलॉजीज के कंसेप्ट को छेड़ते ही नहीं थे, लेकिन मैंने 2019 में भी इस टॉपिक को मतलब पढ़ाया है दोस्तों। आप देखिए नेटवर्क टोपोलॉजीज में काफी सारे टाइप की टोपोलॉजीज होती है, जैसे स्टार टोपोलॉजी होगी आपकी, बस टोपोलॉजी होगी, मैश टोपोलॉजीज होगी आपकी, रिंग टोपोलॉजी होगी आपकी, ट्री टोपोलॉजी होगी, हाइब्रिड टोपोलॉजीज होगी दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार की टोपोलॉजीज थी, लेकिन इन्होंने आपसे क्या पूछा है कि ये सेंट्रल कंप्यूटर का कंसेप्ट जो है वो किस टोपोलॉजी में है दोस्तों। वो किस टोपोलॉजी में है दोस्तों? स्टार टोपोलॉजी में। आइए देखते हैं क्वेश्चन में कि ये स्टार टोपोलॉजी में होता क्या है दोस्तों। स्टार टोपोलॉजी में बेसिकली क्या होता है दोस्तों, एक होता है सेंट्रल हब, मतलब सेंट्रल हब का मतलब है सेंट्रल कंप्यूटर होगा दोस्तों यहाँ पे, बाकी सभी कंप्यूटर इसी हब के साथ कनेक्टेड होंगे दोस्तों। अब इसमें होता क्या है दोस्तों, मान लीजिए इसमें से कोई भी कंप्यूटर अगर बाहर जो एक्सटर्नली कंप्यूटर कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं, अगर वो फेल हो जाएंगे, क्या इससे बाकी कंप्यूटर्स पे कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं असर पड़ेगा दोस्तों। लेकिन अगर यही इसमें सेंट्रल हब ही खराब हो गया, मतलब सेंट्रल कंप्यूटर ही खराब हो गया, तब पूरी की पूरी टोपोलॉजी जो है वो बैठ जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो इसमें मेन रोल जो होता है वो किसका होता है दोस्तों? वो होता है सेंट्रल हब का दोस्तों, ठीक है। इनफैक्ट मैंने आपको कहा कि मैंने काफी डिटेल वे में चीजों को पढ़ाया है, बैक इन 2019 की बात है, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो डायरेक्टली पेपर में से आ रखा था। अब देखिए दोस्तों, द आर्किटेक्चर दैट यूजेस टाइटर कपलिंग बिटवीन द कंपाइलर एंड द प्रोसेसर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली नोट से नहीं आ रखा है, लेकिन अगर कोई थोड़ा सा भी एनालाइजेशन करता तो वो क्वेश्चन को कर सकता था। अब देखिए यहाँ पे मैंने 2019 में कंसेप्ट पढ़ाया था रिस्क और सिस्का। ये कंसेप्ट मैं पढ़ा चुका हूं। बेसिकली ये जो कंसेप्ट है वो है सीपीयू प्रोसेसर से रिलेटेड, लेकिन ये टॉपिक में बेसिक टॉपिक्स में नहीं पढ़ाता हूं। जब आपकी क्लासेस जो है वो खत्म हो जाती हैं तो लास्ट पे एक टॉपिक चलता है मिसलिनियस टॉपिक करके, ठीक है। उस मिसलिनियस में ये टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ कंसेप्ट है। ये बेसिकली बच्चों को स्टार्टिंग में समझ नहीं आता है, अगर इसको डिटेल वे में अगर हम समझते हैं तो। अब देखिए दोस्तों, मैंने क्या कहा कि ये सीपीयू के जो आर्किटेक्चर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर हैं। जैसे मान लो ये आपका ये सारे आर्किटेक्चर्स हैं बेसिकली, ठीक है। ये मल्टी कोर हो गया आपका, ये इपिक हो गया दोस्तों, ये आपका रिस्क हो गया, ये सिस्क हो गया, ठीक है। अब ये
एपिक जो मल्टी कोर का मतलब होता है दोस्तों कि एक कोर में कितनी जगह आपकी प्रोसेसिंग हो रही है, कितनी जगह आपकी क्या हो रही है, एक कोर नहीं दोस्तों, बेसिकली ये कोर्स भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए एक आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में मान लीजिए अगर मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर लगा रखे हैं, कहने का मतलब डिफरेंट लोकेशंस पे अगर मैं प्रोसेसिंग यूनिट लगा दूं तो मैं कहूंगा कि ये मल्टी कोर है। मल्टी कोर का मतलब होता है साइमल्टेनियसली मैं 4 काम इन कोर से करा सकता हूं। एक कोर एट ए टाइम एक ही काम करेगा ना, अगर मेरे पास मल्टी कोर होंगे तो मैं क्या करूंगा, मल्टीपल काम एक साथ में करा सकता हूं मल्टी कोर की हेल्प से। ठीक है, उसी तरीके से रिस्क और सिक्स जो है, रिस्क स्टैंड्स फॉर रिस्क रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, मतलब स्मॉल इंस्ट्रक्शंस को ये कंप्यूट करता है दोस्तों। और सिस्क जो है वो कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग होती है दोस्तों। अब इसका आंसर जो है दोस्तों दैट इज इसमें इन तीनों में चाहे रिस्क की बात हो, चाहे सिस्क की बात हो, चाहे मल्टी कोर की बात हो दोस्तों, इन तीनों में मेन फंक्शन जो होता है, मेन फंक्शन या मेन रोल जो है, मेन रोल जो होता है दोस्तों वो प्रोसेसर का होता है। किसका रोल होता है दोस्तों? प्रोसेसर का होता है। क्या कहा मैंने कि अगर डायरेक्टली किसी को नहीं आता था वो भी क्वेश्चन को कर सकता था। यहां पे कह रहा है कि टाइट कपलिंग बिटवीन कंपाइलर एंड प्रोसेसर, मतलब कंपाइलर का क्या मेन रोल है यहां पे। तो यहां पे अगर आप देखोगे मल्टी कोर में भी की रोल किसका होता है, यहां पे प्रोसेसर का। रिस्क में भी और सिस्क में भी किसका की रोल होता है? प्रोसेसर का। मतलब बेसिकली क्या कंसेप्ट होता है, यहां पे एक कंसेप्ट आता है पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग का। ठीक है, मतलब अगर आपको पैरेलल इंस्ट्रक्शंस कंप्यूट करनी है, एक साथ में मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूट करना है पैरेलली, तो वो कौन डिसाइड करता है इन तीनों में? वो डिसाइड करता है प्रोसेसर। लेकिन इस एपिक के केस में दोस्तों कौन डिसाइड करता है? ये कंपाइलर। मतलब प्रोसेसर खुद से डिसाइड नहीं करता है, ये बोलता है किसको? कंपाइलर को, कि भैया तू ही डिसाइड कर ले कि किस इंस्ट्रक्शन को पैरेलली रन करना है। ठीक है, चलिए इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं कि ये चीज क्या है। अब देखिए दोस्तों, यहां पे ये जो एपिक आर्किटेक्चर है, दिस एपिक स्टैंड्स फॉर एक्सप्लिसिटली, ये क्या हो रहा है, एक मिनट। अब देखिए दोस्तों, मैं क्या कह रहा था यहां पे कि एपिक स्टैंड्स फॉर एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग। ठीक है, पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग। अब देखिए दोस्तों, एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग, क्या पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग जो है वो बाकियों में नहीं होती है क्या? पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग जो है दोस्तों वो तीनों में होती है। किस में? रिस्क में भी होती है, सिस्क में भी होती है, और दोस्तों इस एपिक में भी होती है। लेकिन पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग में ज्यादा एफिशिएंट किस में है? एपिक में है। पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग जो है वो ज्यादा एफिशिएंट किस में है? इस एपिक में। अब देखिए दोस्तों, क्या होता है इस रिस्क और सिस्क में, जो पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग होती है वो कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है आपका प्रोसेसर। कौन डिसाइड करता है? प्रोसेसर। लेकिन इस एपिक में ये जो पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग है वो कौन डिसाइड करता है दोस्तों? कंपाइलर। कौन डिसाइड करता है दोस्तों? कंपाइलर। इसलिए ये ज्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि जब कंपाइलर ही पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग कर लेगा तो प्रोसेसर को तो कुछ और काम मिल जाएगा ना करने को। समझ आई दोस्तों? तो क्या आंसर आएगा दोस्तों? यहां पे जो आंसर जो है दैट इज एपिक। ठीक है, एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, दैट इज ट्रांसफर ऑफ डेटा डायरेक्टली विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रोसेसर। ये दोस्तों डीएमए कंट्रोलर मैं आपको कल ही पढ़ा चुका हूं, कल वाली क्लास में ही हमने पढ़ा है डीएमए कंट्रोलर। आप कल वाली क्लास जाके जो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर हमारा टॉपिक चल रहा है, उसमें हमने कल ही बताया था कि अगर मान लो आपको मेमोरी से कोई डेटा जो है वो तेजी से किसके साथ शेयर करना है? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ शेयर करना है दोस्तों, तो इसमें आप डीएमए कंट्रोलर की हेल्प ले सकते हो। जिस ऑपरेशन को बोलते हैं हम डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डीएमए स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस कर रहा है, प्रोसेसर की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? डीएमए कंट्रोलर। मैं कह चुका हूं कि ऑलरेडी मैं कल वाली क्लास में डिस्कस कर चुका हूं।
अब देखिए दोस्तों, ये कंसेप्ट जो है वो सबसे इजी कंसेप्ट है, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दो सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये। ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट इन कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की, और दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मींस ऑफ कंप्यूटर फॉर सीपीयू। आप देखिए दोस्तों, ये भी डायरेक्टली पेपर में ये भी डायरेक्टली जो है वो नोट से आ रखा है दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए, फास्टेस्ट का मैंने यहाँ पे सॉरी फास्टेस्ट का मैंने यहाँ पे बिल्कुल बता रखा है कि फास्टेस्ट का सीरीज कैसे है। रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट है, फिर कैशे मेमोरी, ठीक है, फिर आपकी प्राइमरी मेमोरी, और फिर आपकी सेकेंडरी मेमोरी, और यही हायरार्की जो है वो मेमोरी हायरार्की की भी यही है। ठीक है, यही हायरार्की रहेगी। अब इसमें कंसेप्ट क्या होता है दोस्तों, ये फास्टेस्ट मेमोरी का कंसेप्ट या कंप्यूटर हायरार्की का क्या कंसेप्ट, मेमोरी हायरार्की का क्या कंसेप्ट है दोस्तों, वो समझते हैं। जो मेमोरी जितनी छोटी होगी, जो मेमोरी, दो कंसेप्ट हैं दोस्तों इसमें याद रखने के, एक और दो कंसेप्ट। एक क्या कंसेप्ट है कि मेमोरी जितनी छोटी होगी वो उतनी फास्ट होगी। ठीक है। दूसरा कंसेप्ट है यहाँ पे दोस्तों, मतलब पॉइंट है याद रखने का, कि जो मेमोरी सीपीयू के जितने क्लोज होगी, जो मेमोरी सीपीयू को के जितने क्लोज होगी, वो मेमोरी उतनी फास्ट होगी दोस्तों। ये याद करने का एक तरीका होता है। अब मुझे बताओ कि जो रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर्स दोस्तों, क्या रजिस्टर सीपीयू के अंदर होते हैं या नहीं होते हैं, प्रोसेसर, क्या ये सीपीयू का पार्ट होते हैं या नहीं होते? बिल्कुल सीपीयू के बिल्कुल अंदर होते हैं ये। इसलिए जो रजिस्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, फास्टेस्ट मेमोरी। ये मैंने जस्ट ट्रिक बताई याद करने का। ठीक है, ये भी कंसेप्ट आप देख सकते हो। तो सबसे छोटा मैंने क्या कहा था आपसे कि मेमोरी किससे बनी होती है, रजिस्टर से, और रजिस्टर किससे बनी होती है, फ्लिप फ्लॉप से। अगर ऑप्शन में फ्लिप फ्लॉप्स होता तो फ्लिप फ्लॉप जो है वो सबसे फास्टेस्ट होती है। ठीक है, सिंस ऑप्शन में फ्लिप फ्लॉप्स नहीं है, ऑप्शन में क्या है, रजिस्टर्स, तो आंसर क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मींस द मेमोरी एक्सेस फॉर सीपीयू। तो सबसे फास्टेस्ट क्या है, रजिस्टर्स। सबसे फास्टेस्ट एक्सेस सीपीयू के लिए क्यों है, क्योंकि वो उसके बिल्कुल पास में है, तो वहीं से एक्सेस कर लेता है उस मेमोरी को ये। ठीक है। अब दूसरा है यहाँ पे कंसेप्ट मेमोरी हायरार्की का दोस्तों। मेमोरी हायरार्की में भी दोस्तों इसी चीज का, स्पीड का ही कंसेप्ट होता है दोस्तों। इसमें भी सेम कंसेप्ट चलता है। अब यही हायरार्की जो है दोस्तों आपको याद रखनी है। यही हायरार्की आपको क्या करना है, याद रखनी है यहाँ पे दोस्तों। ये देखिए, जैसे रजिस्टर्स, कैशे मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी की हायरार्की सबसे लोवेस्ट है दोस्तों यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे आंसर क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट इन कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की। सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड भी सबसे कम है, और सेकेंडरी मेमोरी की जो हायरार्की है दोस्तों वो भी सबसे कम है। ठीक है, कहने का मतलब जो स्पीड और हायरार्की है वो सेम ऑर्डर में चलती है। ठीक है, जिसकी स्पीड जितनी ज्यादा होगी उसकी मेमोरी हायरार्की उतनी ज्यादा होगी, जिसकी स्पीड जितनी कम होगी उसकी मेमोरी हायरार्की उतनी कम होगी। तो यहां से सबसे कम स्पीड और सबसे कम हायरार्की जो है वो किसकी है, सेकेंडरी मेमोरी की है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम कंसेप्ट पे था वो क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, ये बेसिकली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। आजकल जो पेपर आ रहे हैं ना दोस्तों, वो आते हैं, वो चेक करते हैं कि आप जो है वो अपने इर्द गिर्द कंप्यूटर को किस तरीके से यूज करते हो, क्या आपको नॉलेज है चीजों की या नहीं। जैसे आप मोबाइल फोन से, ये मोबाइल फोन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज फॉर ऑप्टिमाइजिंग बैकअप डेटा स्पेस। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आपने बैकअप डेटा स्पेस जो है आपकी, उसको अगर आपने ऑप्टिमाइज करना है तो किस टेक्निक का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, बैकअप डेटा स्पेस बोले तो बैकअप डेटा स्पेस, जैसे आप लोग क्या करते हो, गूगल फोटोज का इस्तेमाल करते हो। किसका इस्तेमाल करते हो, गूगल फोटोज में अपने फोटोज को आप, या गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करते हो, आप अपने फोटोज को स्टोर करते हो ना क्लाउड में आप। ठीक है, अब इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर आपने मोबाइल डायरेक्टली देखा हो, मोबाइल में ये चीजें अपनी गूगल फोटोज देखी होंगी दोस्तों, तो उसमें वो क्या करता है, टाइम टू टाइम आपको कहता है कि ये डुप्लीकेट फोटोज है। मतलब एक ही टाइप की अगर 2-3 फोटोज होंगी तो वो आपको एक पॉपअप देता है कि ये डुप्लीकेट फोटोज है, इन डुप्लीकेट फोटोज को हटा दो, इनका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ये एक फोटोज वो रखेगा, बाकी फोटोज को क्या बोलता है वो हटाने के लिए, क्यों, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन के लिए बोलता है वो दोस्तों। ठीक है। ठीक है, दूसरा क्या होता है दोस्तों यहाँ पे, दूसरा स्पेस ऑप्टिमाइजेशन अगर आपको करनी है तो क्या करोगे, आप चीजों को छोटा कर दोगे। तभी तो अगर आप फोटो के साइज को कंप्रेस कर दोगे, अगर आपके पास थोड़ी सी मेमोरी है तो उस थोड़ी सी मेमोरी में आप ज्यादा फोटो तब रख पाओगे ना जब उसकी साइज को आप कंप्रेस करोगे। तो अगर आपको
मतलब बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि किस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं डेटा मतलब स्पेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो किसका इस्तेमाल करेंगे, एक तो कंप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे, दूसरा करेंगे डी डुप्लीकेशन का। किसका काम करेंगे, डी डुप्लीकेशन का। ठीक है दोस्तों, कंप्रेशन और डी डुप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको आना चाहिए, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये सभी को पता होना चाहिए। आप देखें यहाँ पे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा हो सकता है काफी सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया हो। इन द नेटवर्क HTTP रिसोर्सेज आर लोकेटेड बाय, HTTP रिसोर्सेज आर लोकेटेड बाय। आप देखिए दोस्तों, ये चीज मैंने क्या कहा कि ये 2019 की बात है। 2019 में जब मैंने ये सब इंटरनेट वगैरह पढ़ाया था, तब ये कंसेप्ट पढ़ाया था URL और URI का। URI मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। अब देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है। अब देखिए दोस्तों, दो चीजें होती हैं अगर आपको ये HTTP से रिलेटेड दो चीजें होती हैं। मतलब एक चीज होती है URI, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। अब ये यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर जो है ये एक जेनरिक टर्म है। क्या है ये, एक जेनरिक टर्म है, ये जनरल टर्म है, अपने आप में कोई चीज नहीं है, इसके अंदर चीजें आती हैं। अब ये जो URI है, इसके अंदर दो चीजें आती हैं दोस्तों, एक आता है URL, एक आता है URN। ठीक है, क्या आता है, एक आता है दोस्तों URL और दूसरा क्या आता है URN। कहने का मतलब ये है कि आपका URI जो है, URI दैट इज मेड अप URL प्लस URN, URL प्लस URN। ठीक है, अब किसी भी चीज को अगर आपको इंटरनेट पे ढूंढना है दोस्तों, तो उसमें आप किसका इस्तेमाल कर, HTTP किसका इस्तेमाल करता है दोस्तों, URL का इस्तेमाल करता है। किसका इस्तेमाल करता है, URL का। अब देखिए दोस्तों, URL का भी इस्तेमाल कर सकता है और URN का भी इस्तेमाल कर सकता है। अब मैं थोड़ा सा इसका कंसेप्ट समझाता हूं आपको कि ये कंसेप्ट है क्या दोस्तों। आप देखिए दोस्तों, यहां पे क्या है कि जैसे मैंने कहा आपको कि URI जो है, URI ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है URL और एक होता है URN। ठीक है, दिस इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और ये है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम, रिसोर्स नेम। अब देखो, मान लीजिए मैंने कोई चीज इंटरनेट पे रखी है, इंटरनेट पे मैंने कोई चीज रखी है, अगर उसको उसको ढूंढने का क्या तरीका है, या तो इसका एड्रेस पता हो या तो इसका नाम पता हो। अगर एड्रेस से पता करना है तो किसका इस्तेमाल करूंगा दोस्तों, URL का इस्तेमाल करूंगा। अगर इस चीज का पता नाम से करना है, नाम से करना है तो किसका इस्तेमाल करूंगा दोस्तों, URN का इस्तेमाल करूंगा दोस्तों। एक जनरल टर्म इसके लिए क्या है, URI। अब जरा वापस आते हैं पेपर में, क्योंकि बच्चों ने इस पेपर में गलती क्या की होगी, इस ऑप्शन में गलती करने के चांसेस क्या थे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, डायरेक्टली अगर मैं देखूं तो अब बच्चे क्या बोलेंगे कि भाई अगर रिसोर्सेज को लोकेट करना है, रिसोर्सेज को लोकेट करना है तो URL का इस्तेमाल करेंगे। तो URL होना चाहिए था, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होना चाहिए था। क्या यहां पे कहीं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, नहीं है दोस्तों, नहीं है दोस्तों, लेकिन URI है यहां पे, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर A आएगा दोस्तों। ठीक है, अब ये मत सोचना कि भाई ये क्वेश्चन गलत है, गलत नहीं है ये क्वेश्चन, ये पूछने का एक तरीका है। URI इज ए जेनेरिक टर्म। ठीक है, URL इज ए मतलब पर्टिकुलर टर्म, ठीक है, जो एड्रेस बेस्ड लोकेशन करता है। लेकिन URL की फुल फॉर्म कहां दी है यहाँ पे, URL की तो फुल फॉर्म ही नहीं दी है। ऑप्शन को एलिमिनेट करके देखोगे तो एक ही ऑप्शन सही बचेगा, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि डैश डैश इज ए प्रोग्राम दैट हेल्प्स टू मैनेज आवर फाइल्स एंड फोल्डर्स। ये भी क्वेश्चन जो है वो देखिए दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखा है कि विंडो एक्सप्लोरर क्या होता है। विंडो एक्सप्लोरर देखिए यहाँ पे, विंडो एक्सप्लोरर जो है वो किसका काम करता है, फाइल मैनेजर का काम करता है। उसी तरीके से यहाँ पे मैंने समझाया था उस टाइम पे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, ब्राउजर है, ये एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो फाइल मैनेजर का काम करता है। ये कह रहा है कि अब देखो, इज ए प्रोग्राम दैट हेल्प्स टू मैनेज आवर फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो कौन मैनेज करता है फाइल्स एंड फोल्डर्स को दोस्तों, विंडो एक्सप्लोरर। कौन मैनेज करता है, विंडो एक्सप्लोरर। ठीक है ना, बेसिक क्वेश्चन है, डायरेक्ट आ रखा है पेपर में से, मतलब नोट्स में से। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज कॉमनली यूज्ड टू रीनेम फाइल और फोल्डर इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रखे हैं दोस्तों। यहाँ पे ये है F2, फंक्शन 2 की का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों चीजों को रीनेम करने के लिए। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है,
MS वर्ड मैंने पढ़ाया है, और MS वर्ड में अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने हर एक चीज को पढ़ाया है। यहाँ पे जो पेपर में आने लायक चीजें हैं, जैसे F1 का क्या रोल है, F4 का क्या रोल है, F5 का क्या रोल है, F7, F12, ठीक है, रेड कलर, ग्रीन कलर, और नोट में यहाँ पे F2 को भी बताया है दोस्तों कि फाइल को क्या कर सकते हो आप, रीनेम कर सकते हो। क्या कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो। ये यहाँ पे जैसे हाइपरलिंक है, हाइपरलिंक के लिए क्या होता है, Ctrl+K। तो ये सारी चीजें जो है कहने का मतलब डायरेक्टली नोट से आ रखी हैं दोस्तों, डायरेक्ट नोट से, वो भी कौन से वाले नोट्स, 2019 वाले नोट्स, ठीक है। तो अब तो मैं इतना कह रहा हूं कि अगर अगर तब नोट्स में 30% था, तो आज आज जो है वो 100% होगा, ठीक है। 30% कहने का मतलब वो नोट्स अगर 30% थे नॉलेज के हिसाब से, क्योंकि JKSSB में जो क्वेश्चंस कंप्यूटर के हैं वो अभी भी बिल्कुल बेसिक पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप बाकी बाकी स्टेट्स में देखोगे तो बाकी स्टेट्स में क्वेश्चन काफी लेवल ज्यादा है। जैसे CGL में अगर आप देखोगे तो, या बैंकिंग में क्वेश्चन देखोगे तो काफी ऊपर लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो नोट्स भी हम इन्हीं लेवल के बनाएंगे ताकि कोई भी एग्जाम आए तो कम से कम एग्जाम में आप क्वेश्चन जो है वो आराम से कर सकते हो। आप देखें दोस्तों यहाँ पे विच आर द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज्ड फॉर स्पेलिंग चेक, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन F7, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए F7 का इस्तेमाल जो है वो स्पेलिंग चेक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। डायरेक्टली नोट से आ रखे हैं क्वेश्चन, डायरेक्ट नोट्स। कहने ये सारी चीजें कहने का बताने का एक ही तात्पर्य ये है कि यू आर एट द राइट प्लेस, आप सही टीचर से पढ़ रहे हैं। आप बस भरोसा रखिए, आपको कंप्यूटर, क्वांट्स, मैथ्स और ये जो रीजनिंग वाले टॉपिक हैं एक भी नंबर नहीं छूटने दूंगा, इतनी मेरी गारंटी है। बस आपको करना क्या है, आपको करनी है प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इन MS Excel when a range is selected how can you activate the previous cell, how can you activate the previous cell। आप देखें यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, ये क्वेश्चन जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं। आप देखें यहाँ पे, अब ऑप्शन की एलिमिनेशन, ऑप्शन की हेल्प से भी ये क्वेश्चन किया जा सकता था। जिसको नहीं आता है, जिसको बेसिक बेसिक चलाना आता है ना, वो भी कर सकता है। प्रेस द आल्ट की। आप देखिए MS Excel, जब आप आल्ट की दबाते हो ना, आल्ट की, अल्टरनेट की, तो ये क्या करता है, ये किसका रोल ले लेता है, ये रोल लेता है माउस का। किसका रोल लेता है, माउस का। मान लीजिए आपका माउस नहीं चल रहा है, आपको किससे, कीबोर्ड से आपने कंप्यूटर को चलाना है, तो वो किसकी हेल्प से होता है, वो आल्ट की हेल्प से। मतलब आल्ट की दबाओगे, उसके बाद जो भी शॉर्टकट कीज है उससे आप चला सकते हो। आप देखें यहाँ पे, आप ये कह रहा है प्रेस टैब। टैब्स, जब आप टैब प्रेस करते हो तो उससे वो नेक्स्ट वाले में चला जाता है। ये कह रहा है प्रीवियस वाले में जाना है, ठीक है। उसके बाद एंटर करोगे तो ये उसके बाद क्या, उससे नीचे वाले में चला जाता है, नीचे वाले सेल में चला, सेल्स ही होते हैं ना बेसिकली, ऐसे करके सेल्स होते हैं, ठीक है। तो यहां अगर इस सेल में है तो आगे चला जाएगा, इस सेल में है तो नीचे चला जाएगा। एक ही ऑप्शन था, प्रेस प्लस Ctrl+G, जिसको डायरेक्टली नहीं आता था, ठीक है, वो कर सकता था। अब ये भी ऑप्शन डायरेक्टली नहीं है, इतना इजी नहीं है कि भाई ये डायरेक्टली। अब देखो जब आप Ctrl+G करते हो ना, Ctrl+G, यही एक ऐसा टॉपिक है विच इज एसोसिएटेड विद रेंज, विच इज एसोसिएटेड विद रेंज। अब देखिए इसमें होता क्या है दोस्तों, इसमें डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। जब भी आप Ctrl+G करोगे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ठीक है। मतलब मान लो ये आपकी एक स्प्रेडशीट है, एक और स्प्रेडशीट है, आपको कहीं एरर आ गया, इस चीज पे आपको वापस जाना है, तो आप क्या करोगे, Ctrl+G प्रेस करोगे, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें उस जिसमें एरर आया होगा उसका एड्रेस डालोगे यहाँ पे, तो वो डायरेक्टली आपको, मतलब अगर ये इस स्प्रेडशीट पे था तो इससे पहली वाली स्प्रेडशीट पे मैं डायरेक्टली आ जाऊंगा, ठीक है। तो आंसर क्या था यहाँ पे, Ctrl+G। अब ये कह रहा है कि इन शॉर्टकट विच इंसर्ट्स ए न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। पावर पॉइंट का क्वेश्चन है दोस्तों, ये पावर पॉइंट का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, कि अगर आपको नई स्लाइड जो है, नई स्लाइड अगर आपको एंटर करनी है तो क्या करोगे, Ctrl+M। ये देखो Ctrl+M, डायरेक्ट न्यू ब्लैंक स्लाइड, ठीक है, न्यू ब्लैंक स्लाइड, डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर नोट से आ रखा है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, व्हाट इज गूगल क्रोम। गूगल क्रोम, तो गूगल क्रोम क्या है दोस्तों, एक ब्राउजर है दोस्तों। क्या है गूगल क्रोम, ब्राउजर है। सिंपल क्वेश्चंस आ रखे हैं दोस्तों, ठीक है ना। सर्च इंजन की एप्लीकेशन, सर्च इंजन क्या होता है, बेसिकली एक सर्विस है। ये सर्च इंजन जो है एक सर्विस है, इसको वेबसाइट भी बोलते हैं। मतलब वेबसाइट होती है बेसिकली, जैसे गूगल है आपका, दिस इज ए सर्च इंजन कम वेबसाइट। आप देखिए दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन बेसिकली गलत है।
अब देखिए यहाँ पे मतलब क्वेश्चन गलत इन किस सेंस में है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने का तरीका गलत है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर थ्रू इंटरनेट इज कॉल्ड। ठीक है, एक मतलब प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, एक कंप्यूटर से अगर आपको फाइल ट्रांसफर करनी है दूसरे कंप्यूटर में, तो उस प्रोसेस में नहीं, यहाँ प्रोसेस की जगह होना चाहिए था प्रोटोकॉल। क्या होना चाहिए था कि किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है जब आप फाइल को ट्रांसफर करते हो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है दोस्तों? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है, एफटीपी का इस्तेमाल होता है। एफटीपी जो है वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, आप देखिए दोस्तों यहाँ पे ये चीजें भी मैंने बिल्कुल डिटेल में कराई हैं दोस्तों। यहाँ पे आप दे सकते हो कि नेटवर्किंग वाले टॉपिक में ये सारी चीजें जो हैं वो डिटेल में बताई गई हैं। इनफैक्ट यहाँ पे जो OSI मॉडल है नेटवर्किंग का, उसको भी डिटेल में यहाँ पे पढ़ाया गया है। ठीक है, कि कितनी लेयर्स होती हैं, इसकी 7 लेयर्स होती हैं, सभी को डिटेल में पढ़ाया गया है। इनफैक्ट इसके अलावा किस लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल, काफी सारे प्रोटोकॉल हैं दोस्तों, किस लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है वो तक पढ़ाया था मैंने 2019 में। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि भाई कि किस तरीके की टीचिंग तब हुआ करती थी। तो डर या इसका आंसर क्या आ जाएगा? एफटीपी आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे अपलोडिंग डाउनलोडिंग जो है वो, अपलोडिंग डाउनलोडिंग का क्या मतलब, आप किसी मतलब इंटरनेट से चीज डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है, तो हो गया। या फिर आप कंप्यूटर से चीज अपलोड कर रहे हो इंटरनेट पे, तो अपलोडिंग हो गया। जेपीजी जो है वो इमेज फॉर्मेट है, तो इसका तो कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा एफटीपी, लेकिन यहाँ प्रोसेस की जगह क्या होना चाहिए था? प्रोटोकॉल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब लास्ट क्वेश्चन जो है स्कीमिंग, ये भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस, आजकल बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं दोस्तों, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखेंगे। खासकर अभी आपको पता होना चाहिए ये नेफ्ट क्या चीज है, ये नेफ्ट की वर्किंग कैसे होती है, आरटीजीएस क्या चीज है, ये आरटीजीएस के बारे में आपको थोड़ा बहुत चीजें पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आजकल काफी ज्यादा पूछे जाते हैं इसके ऊपर। अब देखते हैं स्कीमिंग। स्कीमिंग बेसिकली एक फ्रॉड है। स्कीमिंग क्या है? बेसिकली एक फ्रॉड है जिसमें आपका जो क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है, उसकी डिटेल, या डेबिट कार्ड है दोस्तों, उसकी डिटेल्स की चोरी होती है। उसकी डिटेल्स क्या हो जाती हैं? चोरी हो जाती हैं। कैसे होती हैं वो मैं आपको बताता हूं। आपका जो एटीएम कार्ड है दोस्तों, एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड, उसमें देखना उसके बैक साइड में एक ऐसी स्ट्रिप होती है, मैग्नेटिक स्ट्रिप, ब्लैक कलर की या किसी भी कलर की, मोस्टली ब्लैक कलर की स्ट्रिप होती है। ठीक है, ये मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है दोस्तों, मैग्नेटिक स्ट्रिप। अब आपने क्या किया दोस्तों, इस मैग्नेटिक स्ट्रिप में आपकी सारी डिटेल्स होती हैं कार्ड की। ठीक है, तो मान लीजिए आप किसी एटीएम पे जाओ, तो ये जो फ्रॉडलेंट लोग होते हैं, ये क्या करते हैं, ये स्कीमिंग डिवाइस जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं। मतलब एटीएम में गए और एटीएम में स्कीमिंग डिवाइस उस पर इंस्टॉल कर लिया। जैसे आपने कार्ड को एंटर किया, वहां पे कार्ड को एंटर करोगे तो इस कार्ड की सारी डिटेल्स इस मैग्नेटिक टेप से वो ले लेंगे। फिर बोलोगे सर पिन कैसे आएगा उनके पास? तो पिन के लिए वो हिडन कैमरास का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। हिडन कैमरा से आपका पिन भी ले लेंगे वो। ठीक है, उसी तरीके से सिर्फ एटीएम में नहीं, जैसे पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस होते हैं ना, वहां पर भी ऐसा होता है। ठीक है, जैसे आप मान लो कहीं शॉपिंग करने के आपने वहां पे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड उनको दिया, ठीक है ना, वो जो डिवाइसेस होती हैं उसके अंदर एक छोटी सी चिप लगा देंगे कोई, जिससे आपकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स निकाल लेंगे और हिडन कैमरा से क्या करेंगे, आपका पिन वगैरह चुरा लेते हैं। ठीक है, इससे क्या करते हैं वो, फिर वो एक फेक कार्ड जो है वो जनरेट करते हैं, मतलब कॉपी जनरेट करते हैं उसकी, फिर ट्रांजेक्शन्स करेंगे आपकी। ठीक है, तो स्कीमिंग इज रिलेटेड टू फ्रॉडुलेंट्स ऑफ कार्ड वगैरह। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कन्वर्टिंग डेबिट कार्ड इनटू क्रेडिट कार्ड, ऐसा नहीं है। ट्रांसफरिंग कैश फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, ऐसा नहीं है। स्टीलिंग क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इंटीमेटिंग द कस्टमर अबाउट इट्स हैवी, ऐसा कुछ नहीं, हैवी विड्रॉल। तो दोस्तों आपने देखा कि सारे के सारे क्वेश्चन जो अभी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल में आ रखे थे, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आपके नोट से आ रखे हैं। और थोड़ा बहुत अभी आपको पैटर्न भी सीखने की जरूरत है कि देखो पूछने का जो तरीका है ना, पूछने का तरीका वो किस तरीके से, वो एप्लीकेशन बेस्ड है।
डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको। तो आपको थोड़ा बहुत अवेयर होना पड़ेगा कि आपके इर्द गिर्द क्या चीजें हो रही है और कंप्यूटर की एप्लीकेशन आपके डेली लाइफ में किस तरीके से है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों आजकल। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी लगा होगा कि ये एनालिसिस जो है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि रीजनिंग का एनालिसिस भी किया जाए, क्योंकि रीजनिंग के तो बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन आ रखे थे पेपर में, इतना मैं आपको बता दूं कि ये जो लेवल है इसी लेवल का ऑलमोस्ट आपको एसआई में मिलेगा। सिर्फ एनटी में हो सकता है इससे थोड़ा सा ऊपर लेवल के क्वेश्चन पूछे जाए। ठीक है, इस ऑलमोस्ट इसी लेवल के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। लेकिन देखो अब होता क्या है कि अगर आपके क्वेश्चन एक या दो भी छूट गए ना यहां से, तो आप तो सीधा ही बाहर हो जाओगे फिर। ठीक है, एक दो को इसलिए मैं कहता हूं कि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए अगर आपको मेरिट में बने रहना है तो दोस्तों आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको किस प्रकार कैसी लगी ये वीडियोस। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो देखिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरे से पढ़ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।